हमारे बच्चों को तो सीवी बनाना भी नहीं आता। एकेडेमिया और इंडस्ट्री का गैप इतना ज़्यादा है कि हमें उसको फिल करने के लिए अब ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपना सीवी कभी भी जो है ना किसी और फॉर्म में सेव ना किया करें। हमें 3 या 4 या 5 पेज का जो सीवी बना देते हैं उसको तो इतना टाइम नहीं होता रिक्रूटर के पास। तो एचआर में अगर आप आ गए हो तो फिर आप पेशेंस, आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। एचआर जो होता है वो किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये बड़ी अहम बात जी है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसे दुनिया में फील्ड्स डेवलप होती हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, लेकिन आम तौर पे स्टूडेंट्स इस तरफ ध्यान नहीं करते या गौर नहीं करते कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को मैच करने के लिए या उनको मीट करने के लिए हमारे अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए और वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो हमें कैपेबल बनाते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर सकें या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर सकें। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उबैदा फैज़ साहिबा, हम इनसे जानेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग और अपनी सीवी डेवलपमेंट, यानी कि बेसिकली जो अपनी पर्सनल एक ग्रूमिंग है उसको उस स्टेज तक लेके जाना जहां आप ब्रांडिंग की तरफ चले जाएं, ये कैसे पॉसिबल है और इस पर किस तरह काम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम उबैदा फैज़ साहिबा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसे हैं? ठीक है मैम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम, आपका एज एन एचआर मैनेजर भी एक्सपीरियंस है, इसके अलावा आप ट्रेनर के तौर पे भी काम कर रही हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में, ट्रेनिंग की फील्ड में और डेवलपमेंट की फील्ड में कैसे आए? ओके अली, मेरा जो पिछला पास्ट एक्सपीरियंस है, एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड इन माय प्रोफेशनल कैरियर, तो मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम स्टार्ट किया था एक एनजीओ से। उसके बाद फिर आफ्टर 1 ईयर मुझे लगा कि क्योंकि मेरी पोस्टिंग हो गई थी शहर से बाहर, तो मुझे क्योंकि वापस लाहौर आना था, तो लाहौर जब मैं वापस आई तो फिर मैंने एचआर डिपार्टमेंट में स्टेप इन किया। सही। और मेरा जो मतलब कैरियर की जो स्टार्टिंग हुई, मतलब मेरे प्रोफेशनल कैरियर की, वो एक एफएमसीजी कंपनी थी। वहाँ से मैंने अपना कैरियर जो था एज एन मैनेजर एचआर, मैंने वहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट किया। और लेकिन एचआर के मैट्रिक्स का मुझे कोई, क्योंकि मेरी डिग्री जो थी वो एमबीए इन एचआर नहीं थी उस वक्त, बिकॉज आई एम ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी। सही। लेकिन फिर मैंने इसको स्टेप इन किया जब एचआर डिपार्टमेंट में, तो मेरा जो मैंने जो अपना प्रोफेशनल मतलब जो मैंने लर्निंग्स अपनी की हैं वो यहीं से की हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन से। मैं इनके फर्स्ट बैच में थी। सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने कब ये रियलाइज़ किया, क्योंकि बीइंग एन एचआर मैनेजर आपका ज़ाहिर है कि एक रोल होगा, ये आपने कब सोचा कि मुझे ट्रेनिंग की तरफ आना चाहिए और चेंज पे, डाइवर्सिटी पे और ख़ास तौर पे पर्सनल ब्रांडिंग पे मुझे बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ये आपको कब लगा? जब मैंने एचआर प्रोफेशन में जब मैं आई हूँ, और उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमारा काम होता है रिक्रूटिंग करना, और हमने डेली बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से एम्प्लॉयज़ हमारे पास आते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं। तो जब वो हमारे पास आए तो मैंने ये चीज़ जो है, मैंने ये थोड़ा सा इस चीज़ को देखा कि हमारे बच्चों को तो सीवी बनाना भी नहीं आता। उनको बहुत ज़्यादा एकेडेमिया और इंडस्ट्री का गैप इतना ज़्यादा है कि हमें उसको फिल करने के लिए अब ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा काम सिर्फ सीवीज़ को रिजेक्ट करना नहीं होता। ठीक है, हमारे पास सीवीज़ आते हैं, डेफिनेट हमारे म्यार पे पूरे नहीं उतरते, हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे डेली बेसिस पे हम इतने सीवीज़ रिजेक्ट कर रहे होते हैं कि खुद से थोड़ा सा दुख हो रहा होता है उस बात पर कि अब हमें बच्चों को ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग्स नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सीवी किस तरीके से बनाना है, आपने इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है। और दूसरा ये कि अगर आप एक प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, जो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपने कैसे यूज़ करना है, आपको पता होना चाहिए। तो फिर मैंने जब इन चीज़ों को मैंने एनालाइज़ करना शुरू किया कि नहीं, बहुत ज़्यादा गैप है एकेडेमिया में और हमारी इंडस्ट्रीज़ में, और हर इंडस्ट्री में। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी आईटी इंडस्ट्री ही सिर्फ आ रही हो, उसमें हर तरह का, चाहे वो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, चाहे वो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, चाहे वो अपैरल्स कंपनीज़ हैं, कुछ भी हैं, आपके बच्चों को बिल्कुल भी उसके बारे में मतलब इतना गैप है कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे स्टेप इन करना है। सही। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब उनको हमें ज़रूरत है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ लाइजॉन्स करें और उनको बच्चों, फ्रेश ग्रेजुएट्स को, और वो बच्चे जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले हैं, उनको थोड़ा ट्रेन करें। मैम, पर्सनल ब्रांडिंग की जब भी हम बात करते हैं, जो हमें सुन रहे होंगे इस वक्त, यकीनन उनके भी जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि हम अपने सोशल मीडिया को डेवलप करें, अपने कंटेंट को या जो भी वो काम कर रहे हैं उसको यूट्यूब पे शेयर करें ताकि हमारी एक अपनी प्रोजेक्शन हो सके। तो आप बताएं, क्या सेल्फ ब्रांडिंग सोशल मीडिया तक महदूद है या इसमें और भी कुछ टेक्निक, स्टेप्स इन्वॉल्व हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो अली ये कि यूट्यूब चैनल तो एक थोड़ा सा बाद में एक थोड़ा हाई लेवल पर जाकर आ जाता है। मतलब उससे पहले आपके पास सोशल मीडिया जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपका फेसबुक है और लिंक्डइन है, आपका ट्विटर है और आपका इंस्टाग्राम है। ये प्रोफेशनल मतलब जो है ना उनमें प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं। मैं टिकटॉक्स को और स्नैक वीडियो इस तरह की चीज़ों को तो मैं बिल्कुल इसमें काउंट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो सबसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो लिंक्डइन पर होते ही नहीं हैं। मतलब उनको लगता है कि जब तक उनको कोई डेजिग्नेशन एलोकेट नहीं होगा वो लिंक्डइन पर नहीं आ सकते। मतलब जब तक उनके नाम के साथ कुछ डेजिग्नेशन नहीं होगा कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं या मैनेजर HR हैं या एग्जेक्टिव्स हैं, वो लिंक्डइन पर नहीं आ सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स भी लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ वो अपना लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर अपनी जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, जो भी उनकी डिग्रीज़ के रिलेटेड जो भी वो कर रहे होते हैं वो आप प्रोफेशनली एक जो है वो लिंक्डइन के ऊपर डालें। दूसरा ये कि लिंक्डइन एक बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर आपने कभी भी कुछ इस तरह का नहीं कि आप कोई ब्लॉगिंग करके उसके ऊपर करना शुरू कर दें कि मैं यहाँ गया या वहाँ गया या ये खाया वो खाया। वो चीज़ें आपने लिंक्डइन पर नहीं करनी होती, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर टोटली आपने अपनी अचीवमेंट्स उसके ऊपर करनी होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ और क्या मेरे गोल्स हैं, वो आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना शेयर करना होता है। कोई भी अच्छा आर्टिकल लिख के आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी न्यू अपडेट जो गूगल ने की हो या वैसे अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट्स आई हो आप उनको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक जो है वो नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है। फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है वो नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके ऊपर आप कुछ भी अपनी पोस्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपना प्रोफेशनल कैरियर के लिहाज से भी कुछ कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी अचीवमेंट्स भी, और उसके ऊपर आप अपना कहीं पे भी आपका कुछ मीटअप्स या वो सब कुछ आप उस पर अपडेट कर सकते हैं। अच्छा मैम, पर्सनल ब्रांडिंग की आपने बात की और आपने लिंक्डइन के बारे में बताया, और इसके अलावा आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक अपना पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं? जी, पॉजिटिव इमेज जो है वो आप लिंक्डइन से ही आपका स्टार्ट हो जाता है वैसे, ठीक है। उसके बाद फेसबुक मैंने आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि फेसबुक नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है कि आप उस पर नेटवर्किंग अपनी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इंस्टा जो है आपकी फॉलोअरशिप के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आपका एंड गोल यूट्यूब चैनल बनाना ही है ना, तो आपको सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म से आपको ऊपर आना होगा। मतलब आपको बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाजमी आपको अपनी रीच बढ़ानी होगी, ठीक है। आप जब यहाँ पर इन होते हैं फिर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और फिर आप उसके थ्रू आप अपने फॉलोअरशिप जो है वो सब कुछ आप ले सकते हैं। अच्छा मैम, हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, उनको अपनी CV डेवलप करनी नहीं आती। मैं चाहूँगा कि आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कोई आप 2-3 पॉइंट्स, या चूँकि आप भी HR से आपका ताल्लुक़ है, आप हज़ारों CVs देखती होंगी अपनी ज़िंदगी में, आपने देखी होंगी, तो क्या एक कॉमन मिस्टेक है जो CV बनाते हुए लोग करते हैं, और इस मिस्टेक का हल क्या है, और 2-3 ऐसे टिप्स जिससे आपकी CV अच्छी बन जाए? अच्छा अली, इसमें सबसे पहली टिप तो मैं ये देना चाहूँगी अपने सुनने वालों को कि अपना CV कभी भी जो है ना किसी और फॉर्म में सेव ना किया करें, हमेशा PDF फॉर्म में सेव करें। सही। ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना PDF फॉर्म में CV शेयर नहीं करते तो उसकी सारी फॉर्मेटिंग समटाइम ऐसा होता है कि अपलोड करते हुए ख़राब हो जाती है। वर्ड में वो थोड़ी चेंज हो जाती है या किसी और फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा है कि अब HR के डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते किसी और फॉर्म PDF के अलावा। नॉर्मली हाँ जी, वो PDF में कर रहे होते हैं क्योंकि फाइल का साइज़ जो होता है वो कम होता है और फॉन्ट लॉक हो जाते हैं, आपकी पिक्चर, आपकी फॉर्मेटिंग लॉक हो जाती है। तो सबसे पहले तो PDF में प्लीज़ अपना CV जो है वो बनाया करें। दूसरा, हम कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि हम कभी भी CV जब अपना बना रहे होते हैं तो हम उसके ऊपर अपना नाम, समटाइम बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि वो जिस उसमें सेव हो रहा होता है ना 1 2 3 4 में ऐसे सेव कर दिया, नाम भी उसके ऊपर अपना एडिट करना हम लोग मतलब उसको भी बॉदर नहीं कर रहे होते कि एटलीस्ट उसके ऊपर अपना नाम से सेव कर दें। जैसे अगर मैं अपना CV कहीं भेज रही हूँ तो मुझे उबैदा फैज़ _ अगर मैं मैनेजर HR के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो उसके साथ मैनेजर HR में _ करके मैं उसको इस तरह से CV को फॉर्मेट करूँ ताकि देखते ही पता चले कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। दूसरा, अब एक नया ट्रेंड चल के है कि आप अपना CV किसी से बनवा लेते हो, ठीक है, या आप चल ही यही रहा है आजकल, लोग करते ही इस तरह। बिल्कुल। तो उसमें मसला ये होता है कि वो आप CV किसी से बनवा लेते हो तो वो CV में वो कुछ लिख देते हैं जो आप नहीं हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना CV में वो सब कुछ मेंशन ना करें जो आप नहीं हैं, हमेशा CV में वो मेंशन करें जो आप हैं। अगर आपका CV देख के हम आपको बुला भी लेंगे तो आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे और वो बैड इंप्रेशन जाता है।
और ये मतलब जो चीज़ें जो कॉमन लोग गलती करते हैं सीवी बनाने में। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों का तो एक्सपीरियंस होता है, जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो लिख देते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस साल से लेके इस साल तक, वो तो एक उनकी ना लंबी लिस्ट बन जाती है। अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं बेचारे, उनको ये एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो अपना एक्सपीरियंस भी नहीं लिख सकते, तो उनके पास एक ऑप्शन लास्ट यही बचती है कि वो अपने स्किल्स को किसी तरह ना इन्हेंस करके रिपीट कर लें या चेंज करके वर्ड्स को चेंज करके लिख देते हैं। तो आपके ख्याल में एक पेज की सीवी जिसमें सिर्फ टू दी पॉइंट चीज़ें हों, क्या वो काफ़ी है, या जो स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ें करते हैं, थोड़ा सा उसमें अपने स्किल्स में एक्स्ट्रा चीज़ें लिख देते हैं, वो बेहतर है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सीवी होना ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज तक जाना चाहिए, ठीक है। सीवी हम 3 या 4 या 5 पेज का जो सीवी बना देते हैं, उसको तो इतना टाइम नहीं होता रिक्रूटर के पास कि वो उसको गो थ्रू करें, ठीक है। तो सीवी तो आपका बनना ही 1 to 2 पेज का चाहिए, मतलब मैक्स 2 पेजेस, इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स या वो बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए बार बार ये बात करती हूँ कि ड्यूरिंग प्रोफेशन जो है स्टडीज़ जो हैं, कुछ ना कुछ इंटर्नशिप्स या कुछ ना कुछ स्किल्स जो हैं, कुछ फ्रीलांसिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रोफेशन का जो है वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा करें, जिस भी वो फील्ड में है। सपोज़ अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकता है, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस ले सकता है, किसी कंपनी के साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, या कहीं पर भी कुछ थोड़ा सा वो कर सकते हैं, तो आपका सीवी निस्बतन बेहतर बन जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि हाँ बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, अनफॉर्चुनेटली आपने अपनी ड्यूरिंग स्टडीज़ कुछ भी नहीं किया, तो आप अपने स्किल्स को थोड़ा सा इन्हेंस करके उसमें लिख सकते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या है, आप किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है और क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन सीवी में कभी भी आप फेक चीज़ें ना लिखें, जो आप नहीं हैं वो ना लिखें, कभी भी ना लिखें। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस पूरे जर्नी में माशाल्लाह आपका जो है वो कई सालों पे मुहित एक सफ़र है, इसमें आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग रहे, और आप जिनको आप शुक्रिया भी अदा करना चाहें या जिनका जिक्र करना चाहें, वो कौन लोग हैं? अली, सबसे पहले तो मेरे अम्मी अब्बू, ठीक है। एक मेरे वालिद साहब, जिनसे मैंने हमेशा ये सीखा कि आपने हार नहीं कभी भी माननी। आपका जर्नी जो है, आपकी लाइफ जो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप गिर गए हो तो वहीं पे गिरे नहीं रहना, आपने उठना है और आपने दोबारा से चलना है। सबसे पहले तो मैं मतलब इसमें तो मेरे वालिद साहब जो हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ इस चीज़ में, कि मैं जो भी मेरा अब तक का जर्नी है, जो भी है, मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ कि अच्छा अगर अब्बू इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और मतलब ज़ाहिर सी बात है, उनकी दुआएं और वो सब कुछ वो मुझे यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकर आए हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि मैंने जब अपना जब मैं स्टेप हुई थी HR डिपार्टमेंट में, तो मुझे नहीं इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी डिग्री जो थी वो HR में नहीं थी उस वक्त। तो आई वाज इन द फर्स्ट बैच ऑफ SHRM, कासिम अली शाह फाउंडेशन के, मैं जो था वो फर्स्ट बैच में थी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मैं आपको वही बता रही हूँ कि उस वक्त तक मैं अपने बारे में श्योर नहीं थी कि मैंने HR डिपार्टमेंट में ही रहना है, या मैंने दोबारा से अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें भी मैं थी, मैं उसमें चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर मेरा वो एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त रहा था कि फिर मेरे सारे विजन्स जो थे वो क्लियर हो गए कि नहीं, यहीं पर मतलब यही मेरा इंटरपर्सनल यही है और मुझे यही करना है। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। मेरे सारे जितने भी मेरे कंसर्न्स थे वो यहाँ पर क्लियर हुए हैं। बहुत अच्छा मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद यहीं से मतलब आप कह लें कि मेरा अगर HR की जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन जो है उसके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट से वाकिफ़ हैं। जी। आप क्या समझती हैं उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को कैसे देखती हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मैं सिर्फ अपने लिहाज से बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर बस अपना ही बात करूंगी कि मुझे नहीं पता कि किसी को क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन जो मुझे फ़ायदा हुआ वो मुझे मतलब जो मैं आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ ना, वो सिर्फ इसी वजह से हूँ कि मैं यहाँ के फर्स्ट बैच में थी और मैंने जितनी लर्निंग्स की हैं वो इसी फाउंडेशन से की हैं। सर कासिम के साथ मेरा थोड़ा सा पर्सनल भी रहा है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें उनसे मैंने पर्सनली भी सीखी। तो उनका जो सिखाने का और उनका जो बताने का अंदाज़ था वो इतना सिंपल और इतना क्लियर होता है कि आप फ़ौरन से पहले आपको पिच कर जाता है कि नहीं ठीक है, आपने ये करना है और ये आपके सामने जो है वो रास्ता होना चाहिए। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो एक रॉ मटेरियल हैं, तो उनको ये इदारा कुछ ना कुछ बना देता है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल मैं आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में जानना चाहूँगा कि HR की फ़ील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देंगी कि उनके पास कौन से 4-5 स्किल्स ऐसे डेवलप वो अपने कर लें जिससे अगर वो कहीं भी HR में या किसी भी और फील्ड में, बिजनेस से रिलेटेड फील्ड में अगर वो जाके जॉब करना चाहें तो वो ईजिली कर सकें?
इसमें सबसे पहले ये तो आपके अंदर थोड़ी सी अगर आप HR डिपार्टमेंट में आना है ना, तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो सब्र। आप अपने एक्सप्रेशंस को छुपाना सीखें। ठीक है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सामने वाले को फील ना हो। ठीक है। अच्छा, वैसे थोड़ा सा मुझे आपको देख के लग रहा है कि आपने उनको छुपाया हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप समटाइम आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने एम्प्लॉय से सुननी पड़ रही होती हैं जो कि गलत होती हैं, जो आप मतलब जिनको आपको पता होता है कि नहीं ठीक है, ही इज़ नॉट सेइंग द राइट थिंग्स, लेकिन ये आपका बिल्कुल आपका, क्योंकि आपके डेजिग्नेशन का ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको उस वक्त जो है वो आपने उनके ऊपर रिएक्ट नहीं करना होता, आपने उनको बहुत ध्यान से सुनना होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो HR में अगर आप आ गए हो तो फिर आप पेशेंस, आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर किसी भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, और दूसरा वही कि लीडरशिप स्किल्स, आपको बायसनेस नहीं रखनी कहीं पर भी, आपको फ्रेंडशिप्स नहीं करनी। आप HR जो होता है वो किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये बड़ी अहम बात जी बिल्कुल। आप वैसे तो हर प्रोफेशनली ही ये होता है कि आप अपने काम से काम रखते हैं। बिल्कुल आप सेम प्रोफेशन में आप फ्रेंडशिप्स अगर रखेंगे तो आप काम किस तरीके से करेंगे। लेकिन स्पेशली HR डिपार्टमेंट में तो आपको पर्सनल अपने किसी के साथ आप फ्रेंडशिप्स नहीं रख सकते, आप फेवरेटिज्म नहीं देंगे। जहाँ पे आपने ये काम करना शुरू कर दिया वहीं पे नॉन प्रोफेशनलिज्म आना शुरू हो जाएगी, आप अपने स्किल्स को कभी भी इन्हांस नहीं कर सकेंगे। सही। मैम, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आप बात करती हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बिजनेस मॉडल आजकल के दौर में वो कौन सा बेहतर है? अली, बिजनेस मॉडल चाहे आज के दौर में हो चाहे किसी भी दौर में हो, सबसे उसके लिए ज़रूरी होता है आपका पेपर वर्क। सही। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहती होती हूँ कि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें। जो भी आपका पैशन है आप उसको अपना प्रोफेशन बना लें। सपोज अगर किसी बच्चे या बच्ची को आर्ट पसंद है तो वो उन्हीं बिजनेसेस में जाने की कोशिश करे, तो वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि पेपर वर्क, हम लोग पेपर वर्क नहीं करते हैं। अगर आप सर्दियों में लॉन के कपड़े बना के उनका कारोबार करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेट आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा, मतलब उस चीज़ की नीड ही नहीं है ना। तो आपने सबसे पहले एनालिसिस करना होता है कि जो कारोबार मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ क्या वो इस वक्त सोसाइटी की नीड है भी या नहीं है, या उसका स्कोप कितना है। तो आपने हमेशा जो है एक स्कोप लेकर मतलब देखना होता है कि मैं सबसे पहले सारे आपने जिसको आप स्वैट एनालिसिस कह सकते हैं, आपने वो करना होता है कि मैं जो काम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ क्या मार्केट में उसकी ज़रूरत है, क्या मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिसके लॉन्ग टर्म्स कुछ भी फ़ायदे नहीं है। ठीक है, तो एक तो आपने ये चीज़ करना होता है। दूसरा, हम जो एक चीज़ जो बिज़नेस मॉडल स्टार्ट करते हुए बहुत से लोग आते हैं वो अपनी नीश को नहीं समझते हैं। मतलब जैसे सब अगर अमेज़ोन का काम कर रहे हैं तो बेशक उनका इंटरपर्सनल अमेज़ोन पे काम करना है या नहीं, वो उसमें आ जाते हैं। अब क्योंकि उनको उस चीज़ की समझ नहीं होती, उनको लग रहा होता है वो इतना अर्न कर रहा है तो मैं भी इतना अर्न कर लूँगा, तो ये आपने कभी भी नहीं करना होता। ठीक है, आप जिस भी मॉडल में जाएं आपको एटलीस्ट उसके बारे में बेसिक हर चीज़ का पता होना चाहिए। आपने जस्ट ये दूसरों से इंस्पायर होकर उस कारोबार में आपने स्टेप इन नहीं होना होता। और तीसरी चीज़ ये कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने आना, अपना बिजनेस मॉडल आपने कंप्लीट रखना है कि उसमें कहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या बनना चाहिए। और देखिए, डिपार्टमेंट्स की जब मैं बात करती हूँ ना तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने उतनी हायरिंग्स भी करनी है। सपोज अगर आपका एक फाइनेंस का, एक सेल्स का, एक प्रोक्योरमेंट का अगर आपका डिपार्टमेंट है तो हर जगह पे अपना नाम लिख लें कि ये भी मेरी जिम्मेदारी है, ये भी और ये भी। हाँ, नेक्स्ट जब आपकी कंपनी ग्रो करेगी इंशाल्लाह तो आप उन डिपार्टमेंट्स में एक एक न्यू हायरिंग करते जाएँ, लेकिन एटलीस्ट आपका बिजनेस मॉडल बना होगा, आपको बाद में जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया उबैदा फैज़ साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ख़ास तौर पे 2 चीज़ों को आज आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक तो अपनी CV डेवलपमेंट के हवाले से, और पर्सनल ब्रांडिंग वो आप लिंक्डइन पे कैसे कर सकते हैं और किस तरह आपको करनी चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।